हे गाइस, आई एम वीर एंड यू आर वाचिंग एस्पिरेंट कैंपस। तो पिछली 2 यूनिट हम फिनिश कर चुके हैं और आज हमारी शुरू हो रही है यूनिट 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या है कि हम है ना अकाउंटिंग के ना लैंग्वेज को सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हर चीज की ना अपनी एक लैंग्वेज होती है। ऐसे ही अकाउंटिंग की भी ना अपनी एक लैंग्वेज है। और वो क्या लैंग्वेज है? वो लैंग्वेज ये है कि अकाउंटिंग के अंदर है ना कुछ टर्म्स दी गई हैं। ठीक है, जब तक आप कुछ टर्म्स को नहीं समझेंगे तो आप अकाउंटिंग को नहीं समझ सकते। ठीक है, इस अकाउंटिंग को समझने के लिए इनकी कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि मेजर तो 5 टर्म्स है जो मेनली पूरे अकाउंटिंग में यूज होती हैं। ठीक है, जिसमें आती है हमारी एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू या इनकम। इनकम है। ठीक है, तो 5 टर्म पे हमारा ना पूरा अकाउंटिंग जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इन 5 टर्म्स से बाहर कुछ भी अकाउंटिंग में होता नहीं। ठीक है, तो इनके अलावा कुछ और भी छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि उनके बगैर जो अकाउंटिंग है ना वो अधूरी है। मेनली ये 5 हैं और वो जो अलग है वो सब हेडिंग्स है। ठीक है, वो लगभग इन्हीं का ही छोटा छोटा पार्ट्स है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो बेसिक टर्म आती है वो है हमारी एंटिटी। ठीक है, अब एंटिटी क्या है? ठीक है, एंटिटी कुछ नहीं है। एंटिटी का सिंपल मतलब होता है आपका जो बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस का जो नाम है, ठीक है, उसको आप एंटिटी कहते हैं। ठीक है, एंटिटी मीन्स एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंटरप्राइजेस में कुछ भी हो सकता है, लाइक खन्ना ज्वेलर्स, प्रकाश पाइप लिमिटेड, एक्सेट्रा। ठीक है, ए के मोहन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, या प्रकाश पॉलीमर एलएलपी। ठीक है, तो ये एंटिटीज होती हैं। जो बिजनेस होता है वो एंटिटीज होती हैं। ठीक है, सेकंड है इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस हम करते हैं, ठीक है, इस बिजनेस के अंदर कोई भी इवेंट हो रहा है, दैट्स मीन कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं। ठीक है, कैपिटल आ रही है, कैपिटल जा रही है। लाइबिलिटी आ रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है। मीन्स जा रही है मीन्स कम हो रही है। ठीक है, तो ये जो भी इवेंट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारी इवेंट टू ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी गुड्स परचेज किया, कोई भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया, कोई भी अपने सर्विसेज लिए। ठीक है, ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनमें मनी इन्वॉल्व है। ओके, क्योंकि जहां भी मनी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, जहां भी मनी, जरूरी नहीं है कि मनी सिर्फ कैश फॉर्म में हो, मनी लाइबिलिटी फॉर्म में भी हो सकता है, मनी पेबल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कैश मीन्स हार्ड कैश। ठीक है, सॉफ्ट कैश भी हो सकता है जो आपको पे करना है इन फ्यूचर। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन भी ना 2 तरीके की होती है। पहली ट्रांजेक्शन होती है हमारी कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने बताया, वो ट्रांजेक्शन जो हार्ड कैश में होती है। मीन्स मैंने गुड परचेज किए, मैंने सामने वालों को कैश पे कर दिया। ठीक है, और सेकंड होती है हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, और ज्यादातर बिजनेस जो है ना, मीन्स 80% बिजनेस जो है वो आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे चलता है। ओनली 20% या 30% जो है आपका कैश बेस पे चलता है। अब क्रेडिट बेस पे कैसे चलता है? मान लीजिए एक बायर है, ठीक है, जैसे कि ये मेरा बिजनेस है, ए करके मेरा बिजनेस है, और बी ने मेरे से कुछ गुड्स मांगे और मेरे से कहा कि सर आप मेरे को कुछ गुड्स दे दीजिए,
ठीक है, मैं आपको जो है बाद में पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ए जो है वो बी को गुड्स देगा, बट थोड़े से एडवांस लेके, मान लीजिए 20% एडवांस पे उन्होंने लेके और बी को गुड्स जो है बेच दिए। अब 80% जो मनी है उसमें तो कैश है ही नहीं, तो वो किस पे बेस है? वो जो मनी है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है जो इन फ्यूचर बी को हमें देनी होगी। ठीक है, तो दो तरीके की ट्रांजेक्शन होती है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसके बाद आती है हमारी, इसके बाद आता है गुड्स। ठीक है जी, गुड्स। अब गुड्स क्या है? देखिए, गुड्स वो चीज है जिसमें कोई भी बिजनेस जो है ना वो डील करता है। ठीक है, अब डील का मतलब, मान लीजिए मैंने कॉफी कैफे खोला है, मैंने कॉफी के लिए बेचने के लिए मैंने कैफे खोला है, तो मेरे लिए जो गुड्स होंगे ना वो होंगे कॉफी के पाउच। ठीक है, मीन्स कॉफी के पाउच का मतलब है जो कॉफी होगी ना उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में, वो जो रॉ मटेरियल होगा मेरा वो मेरे लिए गुड्स होगा, क्योंकि मैं बिजनेस किस चीज का कर रहा हूँ? कॉफी बेचने का। ठीक है, तो मेरे लिए मेरे गुड्स क्या होंगे? मेरे लिए मेरे जो गुड्स होंगे वो हार्ड कॉफी के पाउच जिनमें वो कॉफी है। ठीक है, इसको और आसानी से मान लीजिए मैं मान लीजिए मैं टीवी बेचता हूँ। ठीक है, मैं टीवी बेचता हूँ, तो मेरे लिए गुड्स क्या होंगे? मेरे लिए गुड्स होंगे टीवी के पार्ट्स, जो भी टीवी के पार्ट्स बनाने में हेल्प होंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रांजिस्टर है छोटा सा, कोई माइक्रोचिप है, कोई भी चीजें जो एक टीवी बनाने में यूज होती हैं वो सारी चीजें मेरे लिए गुड्स होंगी। ठीक है, बट क्या सारी चीजें ही गुड्स होंगी? जरूरी नहीं है कि बिजनेस के अंदर सिर्फ गुड्स ही आती हो सकता है जो, मान लीजिए मेरी टीवी बनाने की कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी के लिए ना एक क्या बोलते हैं एसी लिया है। ठीक है, कंपनी के लिए एसी लिया है, बट क्या ये एसी गुड हो सकता है? नहीं। ठीक है, गुड्स वही होंगे जिसमें बिजनेस डील करता है। ठीक है, और जो अदर चीजें होंगी वो उनको हम गुड्स नहीं कहते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट डेटर। डेटर क्या है? देखिए, डेटर वो लोग हैं जिनसे हमें मनी लेना है। ठीक है, जिनको हमने सर्विसेज दी और उन्हें हमें उस सर्विसेज का पे करना है। ठीक है, वो होते हैं हमारे डेटर्स। ठीक है, जिनको भी मैं परचेज कर रहा हूँ, जिनको भी जो भी मेरे से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मेरे से परचेज करेंगे वो मेरे मेनली डेटर्स होते हैं। सेकंड आता है क्रेडिटर। अब ये इनका उल्टा है। ठीक है, जिसमें हमारा बिजनेस जो है वो, ठीक है, जिसमें हमारा बिजनेस इन्वॉल्व है, वो सर्विसेज ले रहा है। ठीक है, और हमें जो है इन फ्यूचर पेमेंट करनी है, मीन्स सर्विस हम ले रहे हैं और पेमेंट हमें सामने वाले को करनी है। तो जिनसे भी हम कोई भी गुड्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो वो हो जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है, डेटर्स जिनको हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमें पैसे देंगे। ओके, नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है? देयर आर द डिफरेंट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स वेदर इन द फॉर्म ऑफ बाउंड बुक्स और लूज शीट वेयर इन द वेरियस बिजनेस इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट होती है जहां पे हमारी ट्रांजेक्शन बिजनेस की वो रिकॉर्ड होती है। ठीक है, जैसे कि जर्नल, सबसे पहले जर्नल बनता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, फिर लेजर बनता है। ठीक है, फिर इनके बेस पे सब डिवाइड किया जाता है लेजर्स को। ठीक है, और उसके बाद फिर वो ट्रायल बैलेंसेस बनते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, फिर एंड में ट्रेडिंग है, फिर बैलेंस शीट है, ऐसी चीजें बनती हैं। ठीक है, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट होती है जिनमें हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, फिर आता है एंट्री। अब एंट्री क्या है? ठीक है, एंट्री का मीन्स है जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं ना अपने बिजनेस के अंदर,
ठीक है, उसको हम एंट्री कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने कभी टैली या बीजी यूज किया हो, तब आप देखेंगे कि हम बोलते हैं कि भाई तूने सेल की एंट्री कर ली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, कि मतलब जो आपका अकाउंट्स है, ठीक है, आप उसके अंदर आपने सेल की एंट्री कर ली है। ठीक है, तो वो जो एंट्री होती है ना सेल की, उसी है, वही है सिंपल सी एंट्री। ठीक है, जो या तो कोई कैश की एंट्री मैंने की करनी है, या मुझे कोई पेमेंट की एंट्री करनी है, या मुझे कोई सेल की एंट्री करनी है, या मुझे कोई परचेज की एंट्री करनी है, तो ये सारी चीजें। फिर है जर्नल। अब जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल जो है वो प्राइम एंट्री है। सबसे पहली एंट्री जो होती है वो जर्नल्स की होती है। ठीक है, पहली एंट्री है, और ये फर्स्ट स्टेज की एंट्री है कि बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो सबसे पहले जर्नल्स में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, फिर आता है लेजर। अब लेजर क्या है? ठीक है, अब जर्नल्स जो है ना, मान लीजिए जैसे कि मैंने गुड्स परचेज किए, तो हमने देखा था कि डुअल सिस्टम हम यूज करते हैं हमारे अकाउंट्स में, जहाँ पे एक साइड डेबिट होगा और एक साइड क्रेडिट होगा। ठीक है, क्रेडिट एक साइड और डेबिट एक साइड। अब डेबिट में हमने ये देखा था कि क्या क्या देखा था हमने कि एसेट्स, एक्सपेंसेस, ठीक है जी, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे, और अगर वो कम होते हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाएगी, और घटती है तो डेबिट हो जाएगी। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज बढ़ रही है और क्या चीज कम हो रही है। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि मेरे बिजनेस के अंदर मैंने कुछ परचेज की है। ठीक है, ठीक है, परचेज की है मैंने। ठीक है, और परचेज किस में की है? मैंने कैश में की है। तो मैंने 500 रुपए के गुड्स जो है वो कैश में परचेज किए हैं। ठीक है, 500 रुपए के गुड्स मैंने क्या किए हैं? कैश में परचेज किए। तो क्या बढ़ गया मेरा? ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा बढ़ा क्या। तो आप सोचिए और मुझे बताइए कि क्या बढ़ेगा। क्या हमारी एसेट बढ़ेगी? क्या हमारी एक्सपेंसेस बढ़ेगी? क्या हमारा कैपिटल बढ़ेगा? क्या हमारा लायबिलिटी बढ़ेगी? ठीक है, और क्या हमारी इनकम बढ़ेगी? पता चला आपको? देखिए, परचेज जो है ना वो है हमारा एक्सपेंस। ठीक है, क्योंकि कंपनी के लिए खर्चा है। ठीक है, और कैश क्या है हमारे लिए? कैश हमारे लिए एसेट्स है। ठीक है, अब हमें देखना है कि डेबिट साइड क्या आएगा और क्रेडिट साइड क्या आएगा। ठीक है, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गए तो क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो यहां पे आ जाएगा हमारा डेबिट परचेज। ठीक है, अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमें इसका अकाउंट भी तो ओपन करना है। ठीक है, फिर आएगा हमारे क्रेडिट में कैश अकाउंट। ठीक है, डेबिट में परचेज अकाउंट और क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट। तो ज्यादा क्या हो गया? हमारा एक्सपेंस हो गया तो डेबिट हो गया, और कैश कम हो गया तो क्रेडिट साइड पे हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स जैसे मैंने बोला एक टी शेप का होता है, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका डेबिट होता है एंड राइट हैंड साइड पे आपका क्रेडिट होता है। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है जी, टू डेबिट एन अकाउंट। टू डेबिट एंड अकाउंट का मतलब है इट मीन मेकिंग एन एंट्री फॉर अ ट्रांजेक्शन ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, जो भी एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं, ठीक है, जो भी एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं उसे डेबिट एंड अकाउंट बोलते हैं। और जो भी एंट्री हम
क्रेडिट साइड पे करते हैं उन्हें उसे बोलते हैं क्रेडिट एंड अकाउंट। ठीक है, अब ओन अकाउंट, ओन अकाउंट का मतलब ये है कि जो मान लीजिए जैसे इसमें लिखा है इट रेफर टू अ पार्ट रिसिप्ट और अ पार्ट पेमेंट ऑफ मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्ली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे कि मिस्टर एक्स ने 5,000 रुपए, ठीक है, ओ किए हुए थे और जिसमें से उन्होंने 3,000 रुपए पे कर दिए। तो ये जो 3,000 रुपए पे हुए ना, इसी को बोलते हैं ऑन अकाउंट। ठीक है, किसके? मिस्टर एक्स के। ठीक है, मिस्टर एक्स के अकाउंट में रिसीव हुए हैं 3,000। ओके, अब आता है एसेट्स। अब एसेट्स क्या है? देखिए, एसेट्स होती हैं बेसिकली मेनली, वैसे तो 3 टाइप की होती हैं बट मेनली आप 2 टाइप में याद रखिए। ठीक है, ठीक है, पहली एक होती है हमारी फिक्स एसेट्स, एक होती है हमारी करंट एसेट्स। ठीक है, एक थर्ड टाइप की होती है, वो आती है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस। अब फिक्स एसेट्स कौन सी? देखिए, वो एसेट्स जो आपको 1 ईयर से ज्यादा का बेनिफिट देगी। ठीक है, जो आपको 1 ईयर से ज्यादा का बेनिफिट देगी। ठीक है, 1 साल में तो आपको बेनिफिट देगी देगी, बट वो आने वाले सालों में भी आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, वो 2 साल में भी दे सकती है, वो 3 साल का भी दे सकती है, वो 4 साल का भी दे सकती है। ठीक है, तो उसमें आ जाती है हमारी लैंड हो गया, हमारा बिल्डिंग, हमारी मशीनरी, ठीक है, हमारे व्हीकल्स हो गया, हमारा फर्नीचर हो गया। ठीक है, ये होते हैं हमारी फिक्स एसेट्स। ठीक है, और करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो 1 ईयर में आपको बेनिफिट देती है। ठीक है, 1 ईयर का जो भी बेनिफिट आपको मिलता है आपकी करंट एसेट्स होती है, जैसे कि कैश, ठीक है, बैंक अकाउंट, ठीक है, और ये हो गया आपके डेटर्स। ठीक है, और आपको कुछ भी रिसीवेबल करना है, मान लीजिए किसी की पेमेंट रिसीव करनी है आपको। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे करंट एसेट्स। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज फिक्टिशियस एसेट। देखिए, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने मान लीजिए किसी मॉडल को आपने अपनी कंपनी के लिए राजी कर लिया और उनको बोला कि आप अगले ना 3 साल के लिए ना मेरे जो कंपनी है उसका ऐड करिए आप। ठीक है, अब जो, ठीक है, अब जो इसके लिए जो आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट करी, ठीक है, अब ये 1 लाख रुपए की जो पेमेंट की है आपने, इसका बेनिफिट तो आपको लेना है, और जब आपको इसका बेनिफिट लेना है तो ये आपके लिए एसेट्स हो गए। ठीक है, जिस चीज का भी आपको बेनिफिट लेना है, लिया नहीं है, लेना है, तो वो आपकी एसेट्स हो जाती है। ठीक है, तो ये जो एसेट्स होती है, ठीक है, जिसमें आपको लंबे टाइम तक उसका बेनिफिट लेना है, ठीक है, ये मेनली आपकी होती है फिक्टिशियस एसेट्स। और इसमें भी कौन सी वाली? एडवर्टाइजमेंट वाली। ठीक है, तो हर साल आप क्या करेंगे, इसका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन डेप्रिशिएट करते रहेंगे और ये थोड़ा थोड़ा सा इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, एक साथ आप पूरा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे इसका, इसका आपको हर साल बेनिफिट मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, अब आता है हमारा एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या है? देखिए, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कोई भी अमाउंट जो आपने कंपनी के पर्पस के लिए खर्च किया है, ठीक है, वो होता है आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर 2 तरीके से होते हैं, या तो एक्सपेंडिचर आपने कैश में किया होगा, ठीक है, या फिर आपने लाइबिलिटी के रूप में किया होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी तो 2 टाइप के होते हैं। मान लीजिए मैंने परचेज ऑफ मशीनरी करी कैश में, या फिर मैंने परचेज किया होगा क्रेडिट में। ठीक है, तो 2 टाइप की ट्रांजेक्शन हो गई, कैश में ले ली या इसमें ले ली। ठीक है, या फिर वो एक्सपेंसेस जो मुझे पे करने हैं आने वाले टाइम में, जो भी हमारे पेबल हो गया, पेबल में भी तो हो गया कि हमें पे करने, मान लीजिए रेंट है जो मुझे पे करना है, इस महीने का रेंट मुझे पे करना है बट मैंने अभी पे नहीं किया। सैलरी है जो भी मुझे पे करनी है,
ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं आपके, आपने कोई फर्नीचर परचेज किया है, या सैलरीज की पेमेंट देनी है, या रेंट पे करना है, या आप कर चुके हैं, या आपको करना है, तो ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं है कि हमेशा कैश ही इन्वॉल्व रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि कैश जाएगा तभी हमारे एक्सपेंसेस हैं। आपने अगर सर्विसेज ले ली है, अगर आपने सर्विसेज ले ली है, अब उसमें कैश इन्वॉल्व हो या ना हो, वो आपके एक्सपेंडिचर है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विटीज। अब इक्विटीज का मतलब होता है आउटसाइडर जो है ना, कंपनी के आउटसाइडर जो है। ठीक है, आपको पता होगा कि ओनर भी ना आउटसाइडर ही होता है कंपनी से। ठीक है, दोनों आर डिफरेंट होते हैं, एज पर लॉ दोनों अलग अलग होते हैं। तो इक्विटीज का मतलब होता है कि जो भी क्लेम आउटसाइडर्स का है बिजनेस के टोटल एसेट्स में, ठीक है, बिजनेस की जितनी भी एसेट है उसमें जो आउटसाइडर है उनका जितना भी क्लेम होता है वो होती है इक्विटीज। ठीक है, अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये हमारे क्रेडिटर्स होते हो सकते हैं, या फिर हमारे ओनर हो सकता है। अब दोनों में फर्क है, क्रेडिटर्स और ओनर दोनों में फर्क है। ठीक है, ये होते हैं जिनसे हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स जो होता है वो लोग होते हैं जिनसे हम सर्विसेज ले रहे हैं, इनका बिजनेस से कोई डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता। बट ओनर वो होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है कैपिटल लगा के। क्या लगा के? कैपिटल लगा के। बिना कैपिटल लगाए तो बिजनेस चलेगा कैसे? जब तक मैं पैसा नहीं लगाऊंगा तब तक बिजनेस चलेगा कैसे? ठीक है, तो ये आएगा आपका कैपिटल साइड में, और ये आएगा आपका लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, अगर आपने बैलेंस शीट देखी हो तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि अगर सिंपल सी बैलेंस शीट है उसमें सिंपल सी चीजें क्या होंगी कि आपका कैपिटल होता है, आपकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है, और फिर आपकी यहाँ पे फिक्स एसेट्स होंगी, यहाँ पे करंट एसेट्स होंगी। ठीक है, ये कैपिटल के अंदर आते हैं हमारे ओनर जो भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये लाइबिलिटीज होते हैं जो वो आउटसाइडर्स होते हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमें, जिनसे हम सर्विसेज लेते हैं या फिर जिनसे हम लोन लेते हैं। ठीक है, फिर आती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है आर द अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर्म टू आउटसाइडर। ठीक है, आउटसाइडर से जो भी हमने लोन लिया, जो भी हमने मनी बोरो की, वो होते हैं हमारे आउटसाइडर जो अदर देन ओनर होते हैं। मीन्स ओनर के अलावा जिनसे भी हमें जिनको भी पैसा देना है या जिनसे भी हमने पैसा लिया है, इन फ्यूचर हमें उनको पे करना है, तो वो होते हैं हमारे, ठीक है, क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स। ठीक है, जैसे रेंट पे करना है हमें, सैलरी पे करनी है, इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, वो होता है हमारे क्रेडिटर्स। ये हमारे क्रेडिटर है। फिर आता है कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया, कैपिटल वो होता है जो ओनर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ठीक है, बिजनेस के अंदर, वो कैपिटल होता है। ठीक है, अब वो जो ओनर का जो क्लेम होता है बिजनेस के अंदर, वो या तो, अब देखिए उसको हम उसमें याद नहीं रखते, हम उसको मनी टर्म्स में याद रखते हैं कि उन्होंने कितने अमाउंट के जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मान लीजिए अगर उसने एक बिल्डिंग दी हुई है, तो बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग नहीं दिखाते हम, देखिए इसने तो बिल्डिंग हमें दी हुई है, नहीं, बिजनेस दिखाएगा कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कितनी है। मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए डायरेक्टली वो 1 लाख रुपए दिखाएगा कि 1 लाख रुपए जो है कैपिटल है जो कंपनी को बाद में ओनर को देनी है। ठीक है, अब वो कैश में भी हो सकती है, वो बिल्डिंग में भी हो सकता है, बट हम मेजरली उसको मनी टर्म में ही मानते हैं। ठीक है, फिर आती है ड्राइंग्स। ठीक है, अब ओनर जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा फर्म से या कंपनी से निकालता है, ठीक है, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। अब ड्राइंग्स बढ़ेगी तो कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, ड्राइंग्स बढ़ेगी मीन्स जब ओनर पैसे निकालेगा ही तो जाहिर सी बात है कैपिटल तो कम होगी होगी। अब आता है प्रॉफिट।
अब प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज ओनर्स इक्विटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि खर्चे निकाल के, जितने भी आपके खर्चे हैं, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सारे खर्चे निकाल के जो भी आपके पास नेट अमाउंट बच जाएगी वो आपका प्योर प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब वो जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो होती है ओनर्स की इक्विटी, क्योंकि वो ओनर को ही तो देना है इन दी एंड प्रॉफिट। अब वो ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि या तो वो उसको निकाल ले या तो वो उसको ऐसा वापस री इन्वेस्ट कर दे कंपनी के अंदर। फिर आता है लॉस। अब लॉस में ये होता है कि मान लीजिए हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है और हमारी इनकम कम है, तो हमें डायरेक्टली लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लॉस ऐसे भी होते हैं जो इनसे थोड़े से हटके होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा कैश जो था वो चोरी हो गया, कंपनी का कैश। कंपनी का कैश अगर चोरी होगा तो वो भी तो लॉस ही हो गया मेरे को। ठीक है, फायर एक्सीडेंट से मान लीजिए कंपनी के अंदर कैश रखा होता, आग लग गई, कंपनी का कैश खाक हो गया या फिर चोरी हो गई। ठीक है, तो ये भी तो हमारे लॉसेस हैं। ठीक है, इन दी कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस रिप्रेजेंट टू दी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, जैसे मैंने बताया एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और हमारे इनकम कम है तो हमें लॉस हो जाएगा। ओके, अब आता है नेक्स्ट इनकम। ठीक है, इनकम ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू, इनकम को हम बेसिकली रेवेन्यू भी कहते हैं। ठीक है, is the amount earned by a business entity resulting from operation which constitute its major or central activity, for example sale of goods or services। जो भी कंपनी सेल करती है अपनी गुड्स को या फिर सर्विसेज को, उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो होती है इनकम। ठीक है, इनकम और गेन में डिफरेंस होता है, लगते तो दोनों एक ही जैसे है तो दोनों एक टाइप के प्रॉफिट ही है हमें। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंट है, प्रॉफिट भी अलग है। प्रॉफिट इनकम और गेन में फर्क है। इनकम हमें पता चल गया, जो भी हम गुड्स को या सर्विसेज को सेल कर रहे हैं उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हो रहा है हमारा इनकम। गेन होता है, मान लीजिए मेरे पास मशीनरी है, वो मशीनरी मैंने बेच दी, ठीक है, उससे मुझे जो बेनिफिट हुआ वो हो गया हमारा गेन। साथ में मैंने कोई कोर्ट केस जीत लिया, ठीक है, मैंने कोई कोर्ट केस जीत लिया, उससे मुझे जो मनी मिल गई वो हो गया मेरा गेन। मतलब कि बिजनेस का जो ऑपरेशन है उससे हटके मुझे जो भी बेनिफिट हो रहा है वो हो गया हमारा गेन। बिजनेस का मेन मकसद क्या है? गुड्स को बेचना, कोर्ट के लड़ना थोड़ी ना है, असेट्स को बेचना थोड़ी ना है। मेन काम क्या है उनका? गुड्स को सोल्ड करना, जो सर्विसेज है उनको सोल्ड करना, उससे जो जनरेट रेवेन्यू होगा वो इनकम होगा, और इसके अलावा जो भी हमारा इनको गेन होगा वो मेनली गेन्स में आता है। अब आता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मतलब होता है कि जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है, जितना भी आपका इनकम है, जितना भी प्लस आपका गेन है, इन दोनों को मिला के जो भी आपका एक्सपेंडिचर है उसको अगर माइनस कर देंगे तो इन दी एंड जो नेट अमाउंट बचती है वो आपका या तो प्रॉफिट होगा, अगर आपका ये दोनों एक्सेस हैं तो, और अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो आपको लॉस हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, अब आता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, देखिए ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये पर्सन गया ए बी कंपनी में और इसने कहा कि सर मेरे को आप गुड्स दिखाइए, मुझे कुछ गुड्स आपसे खरीदने हैं। तो इन्होंने अपनी लिस्ट दे दी। ठीक है, अब इसने कहा कि सर मैं आपके गुड्स तो ले लूंगा बट आप इसमें से मुझे अमाउंट है ना कम करके दीजिए। तो इसने बोला ठीक है भाई, मैं हर लिस्ट पे ना 2% का ना डिस्काउंट देता हूँ तेरे को। ठीक है, अगर मान ले तो 10,000 के गुड्स खरीदेगा तो मैं तेरे को 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये जो 2% का जो डिस्काउंट है ना, ठीक है, ये होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, जो मोल भाव करते टाइम डिस्काउंट मिलता है। सिंपल भाषा में, जो मोल भाव करते टाइम जो भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है
वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में, ट्रेड डिस्काउंट जो है इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। अब आता है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या है, मान लीजिए यही भाई साहब है, इनको 2% का डिस्काउंट तो दे दिया। अब ये जो है, अब इनको 10,000 रुपये तो देने ही देने हैं। तो ये जो 10,000 रुपये है ना, इसको देने में ये आनाकानी कर रहे हैं भाई। तो अब ए बी वालों ने क्या किया, इन्होंने बोला सर आप हमारी टाइम से पेमेंट अगर आप कर देंगे तो हम आपको उस पर 5% का डिस्काउंट और दे देंगे, ठीक है। तो ये खुश हो गया, इसने सोचा चलो जी बैठे बैठे 5% का डिस्काउंट और हो रहा है। तो इसने कहा इसमें से 5% काट के जो भी नेट अमाउंट है वो इन्होंने ए बी को दे दी, ठीक है। तो ये जो 5% का डिस्काउंट है ना, ये हो गया आपका कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब ये कैश डिस्काउंट जो है ये बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका डेटर था, डेटर कौन था, ये। अब डेटर ने कि 10,000 तो आपने दिखा दिया अकाउंट में, ठीक है। अब पेमेंट दिखाया उसने, मान लीजिए इसका 5% है, ठीक है, जो भी XYZ अमाउंट है वो निकाल के अब जो अमाउंट बच गई, ये जो 5% की अमाउंट बच गई यहाँ पे, उसको बुक्स अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, वो तो बच गई ना, ठीक है। तो उसको हम दिखाएंगे किसमें, कैश डिस्काउंट में, ओके। कैश डिस्काउंट भी हमारा एक्सपेंस ही होता है। अब आता है वाउचर, ठीक है। वाउचर क्या है, एक एविडेंस है ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ वाउचर, ठीक है। कोई भी रिटर्न एविडेंस है, ठीक है। मान ली वाउचर होता है सिंपली एक, अपने इनवॉइस देखा है, इनवॉइस कोई सेल का, कोई परचेज का, कोई परचेज का, सेल का, परचेज का, या फिर कैश इनवॉइस आपने जो भी देखा है, वो इनवॉइस जो होता है ना, वही होता है हमारा वाउचर, सिंपल भाषा। नेक्स्ट है सोलवेंट। सोलवेंट वो पर्सन होता है जो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकता है, मीन्स उसके पास इतना पैसा है, ठीक है, लाइबिलिटीज के ऊपर 2 रुपए है और इसके पास जो पैसा है वो 8 रुपए है। तो डेट्स मीन वो पर्सन जो है वो सोलवेंट है, वो अपनी लाइबिलिटी पे कर सकता है। अब इंसॉल्वेंट कौन होता है, इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो अपनी लाइबिलिटी को पे नहीं कर सकता, ठीक है। लाइबिलिटी उसके ऊपर 8 रुपए है और इनकम है उसकी 2%, और सॉरी 2 रुपए, ठीक है। तो ये उसको पे नहीं कर पाएगा, तो वो जो पर्सन है वो होता है इंसॉल्वेंट। अब होती है बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स वो होती है, मान लीजिए अब ये जो डेटर है, ठीक है, अब डेटर ने 10,000 रुपये तो ले लिए, उसमें से 5,000 की उसने पेमेंट कर दी, ठीक है। अब जो 5,000 रुपये बच गए, वो कह रहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बिजनेस डूब गया। तो ये जो 5,000 है ना, इसको हम एज अ बैड डेट्स दिखाते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब लास्ट जो टर्म है वो आता है हमारा स्टॉक, ठीक है। स्टॉक का मतलब है द अमाउंट ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड और अनयूज्ड, मतलब वो गुड्स जो कंपनी ने परचेज किया था बट अभी तक वो कंपनी में ही है, अभी तक उसको सोल्ड नहीं किया है हमने, या फिर उसका रीयूज नहीं किया है कंपनी के लिए, ठीक है, वो होते हैं हमारे स्टॉक। वो या तो रॉ मटेरियल के रूप में हो सकते हैं या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स का मतलब है फिनिश्ड गुड्स नहीं हुए हैं, या फिर वो फिनिश्ड गुड्स में भी हो सकते हैं, ठीक है, तीनों फॉर्म्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पहली जो 2 वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें ताकि आपको अकाउंट्स में थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से आपको अकाउंट्स समझ में आए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।